तो शुभम पेपर्स का आईपीओ का फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हम लोग आज करने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर सन 2024। तो शुभम पेपर्स का आईपीओ जो है 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक के खुला रहेगा और इसका प्राइस रेंज है 144 से लेके 152 तक के। इशू साइज जो है 94 करोड़ का है। अब यहाँ पे अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो हर साल इसका रेवेन्यू तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो 2023 का अगर हम ग्राफ देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो काफ़ी कम है। अगर मैं इसकी नंबर्स की बात करूं तो इन लोगों ने 2023 में लॉस किया है 23 लाख रुपए का, 26 लाख रुपए का, सॉरी। और उसके बाद रेवेन्यू तो कंसिस्टेंटली ग्रो किया है। रेवेन्यू जो है वो 496 करोड़, 501 करोड़ ऐसे इंक्रीज किया हुआ है। तो काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है उस कंपैरिजन में, बट ये जो लॉस है सन 2023 में वो काफ़ी कंसर्निंग है। लेकिन एक अच्छा फैक्टर ये है कि इन लोगों ने लॉस को रिकवर करते हुए सन 2024 में अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है काफ़ी अच्छा कर लिया है। वो लगभग 33 करोड़ के आसपास सन 2024 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रखा है इन लोगों ने। तो अगर हम फाइनेंशियल फिगर्स, एग्जैक्ट फाइनेंशियल फिगर्स देखें तो ये रहे हमारे पास उसके एग्जैक्ट फाइनेंशियल फिगर्स। तो रेवेन्यू जो है वो लगभग 496 करोड़ के आसपास जा रहा है और वैसे ही कंसिस्टेंटली ये इंक्रीज भी किया है। बट सन 2023 में रेवेन्यू इंक्रीज है, लेकिन इन लोगों ने प्रॉफिट नहीं किया है। ये माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या है यहाँ पे सन 2023 में। बोरोइंग्स भी मतलब उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। सन 2024 में बोरोइंग्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज की है, 18 लाख के आसपास बोरोइंग्स है। तो पता नहीं यहाँ पे 2023 में क्या हुआ था कंपनी को। ये एक कंसर्निंग फैक्टर है कि इन्होंने लॉस किया है, लेकिन बाकी रेवेन्यू जो है काफ़ी अच्छा है। इसका जो EBITDA है वो भी ठीक ठाक है एज कम्पेयर टू 2022 के। टोटल एसेट वैल्यू भी काफ़ी सही सही है 2023 में। ये लॉस इन लोगों ने रिपोर्ट किया है 26 लाख का, ये कहाँ से हुआ, ये थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट है इस आईपीओ को लेकर। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.79 का है, ठीक ही है। और उसके बाद फिर प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम देखें तो प्री आईपीओ 7.77 प्राइस टू अर्निंग रेशियो था। तो प्री आईपीओ काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे था। अभी पोस्ट आईपीओ 10.57 पे पहुंच गया है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा है हम लोगों के लिए। बट पब्लिक ऑफरिंग में ऐसा होता ही है कि थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। कंपनी का वैल्यूएशन हम लोग अपर प्राइस बैंड में निकाल के देखते हैं। 152 रुपए के अपर प्राइस बैंड पे अगर हम कंपनी का वैल्यूएशन निकालते हैं तो 94 करोड़ का कंपनी का वैल्यूएशन बन रहा है। और इसके बाद नंबर ऑफ शेयर जो पब्लिक ऑफरिंग पे गए हैं वो 61 लाख 64,800 है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 30% है टोटल ऑफरिंग्स का। और उसके जो मेन दो प्रमोटर्स हैं, टी बाला कुमार, जैसे सुधा अलगर स्वामी, ये दोनों स्पाउस हैं। कंपनी फैमिली ओन टाइप की लग रही है। और पोस्ट इशू इनके पास काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग्स बचेंगी। जैसे कि बाला जो है वो मेन होल्डिंग जो है बाला कुमार जी के पास है 36.39%। और 12% उनकी वाइफ है उनके पास है। और उसके बाद बाकी जो ये प्रमोटर ग्रुप है, मैंने मेंशन कर दिया प्रमोटर ग्रुप का नाम, आप देख सकते हैं, छोटे छोटे प्रमोटर ग्रुप है। और यहाँ पे पब्लिक के पास जो है वो 30.33 जो है कंपनी पोस्ट आईपीओ आ जाएगा। इसका ये लिक्विडिटी कम हो सकती है क्योंकि काफ़ी कम है पब्लिक ऑफरिंग। बट एक फैक्टर ये भी है कि कम मतलब ओनर और प्रमोटर्स जो है वो ये सोच रहे हैं कि अपने पास उनके पास ज़्यादा इक्विटी शेयर्स रहेंगे तो वो ज़्यादा कंट्रोल रहेगा कंपनी पे। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फैक्टर हो सकता है, जिस तरीके से भी देखना चाहें। अगर अब इसके बिजनेस ओवरव्यू के बारे में देखते हैं तो ये कंपनी जो है वो क्राफ्ट पेपर बनाती है, डुप्लेक्स बोर्ड बनाती है। डुप्लेक्स बोर्ड प्राइमरी जो पैकिंग वैकिंग मटेरियल में हम लोग यूज देखते हैं। तो ये सारा जो प्रोडक्ट है ये लोग रिसाइकिल्ड वेस्ट से बनाते हैं, तो वो उनका रॉ मटेरियल होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अभी 2024 में इन्होंने कैपेसिटी इंस्टॉल की है 300 मीट्रिक टन की। अब ये जो है मतलब मनी कैसे बनाती है, इनके जो दो मेन प्रोडक्ट हैं क्राफ्ट पेपर और डुप्लेक्स बोर्ड, इन्हीं दो प्रोडक्ट को लेकर के ये पूरा का पूरा मेन इनका जो अर्निंग्स है वहीं से आता है। ये शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल को पैकिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं और उसी से मेन कंपनी का रेवेन्यू है। और थोड़ा बहुत रिसाइकलिंग ऑपरेशन से आता है, जो कि वेस्ट पेपर को रिसाइकिल करके
इनका जो रेवेन्यू बचता है वो है। अब उसके बाद ये इनका जो मेन खर्च कहाँ पे है, कंपनी कहाँ पे इन सारे जो कमाई इनकी आ रही है, इसको ये कंपनी खर्च कहाँ पे करती है। मेन इनका खर्चा है रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट का। और ये काफ़ी, मतलब इसका जो प्राइस है फ्लक्चुएट होता रहता है मार्केट में। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिपेंडेंसी फैक्टर है इनके ग्रोथ के लिए कि रॉ मटेरियल अगर बहुत ज़्यादा होगी, इनका मार्जिन पे इफेक्ट पड़ेगा। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस पे ये खर्चा करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है इनका, उस पे खर्चा करते हैं। और कंपनी के लगभग 500 परमानेंट एम्प्लॉयज हैं जो भी इसके कॉस्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब देखते हैं कि मोटा मोटा शुभम पेपर्स के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं। तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से देखें, पक्का लिमिटेड और श्री अजीत पल्प एंड पेपर जो है इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं। उसके बाद बड़े कॉम्पिटिटर्स, बड़े प्लेयर्स जो हैं, जेके पेपर, इमामी पेपर मिल्स, ये सब इनके बड़े कॉम्पिटिटर्स है। ताई इंडस्ट्रीज, इनका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स जो हैं, जैसे शुभम पेपर्स हो गया, पक्का लिमिटेड हो गया, श्री अजीत पल्प हो गया, उससे अगर हम कंपैरिजन करते हैं शुभम पेपर्स का, तो कंपैरेटिवली ठीक ठाक कर रही है। रेवेन्यू में भी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ठीक ठाक है। प्रॉफिट मार्जिन भले ही पक्का लिमिटेड का ज़्यादा है, लेकिन शुभम पेपर्स का भी ठीक ठाक है। श्री अजीत पल्प तो काफ़ी कम है, 2.68 है। इसका हम ग्राफ में अगर देखते हैं, तो रेवेन्यू कंपैरिजन अगर देख रहे हैं, तो ये ब्लू वाला जो है वो शुभम पेपर्स का है, ग्रीन वाला बार जो है अजीत पल्प का है, और येलो वाला जो है वो पक्का लिमिटेड का है। तो 2022 का रेवेन्यू देखें, काफ़ी ठीक है। 2023 का रेवेन्यू इनका काफ़ी इंक्रीज हुआ है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे लॉस रिपोर्ट किया है। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ है। और उसके बाद 2024 में वापस से इनका मतलब रेवेन्यू तो ठीक ठाक ही था, बट प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो कंपैरिजन हो जो यहाँ पे है, वो 2024 में काफ़ी इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे 2022 में ठीक ठाक दिख रहा है। उसके बाद 2023 में बिल्कुल भी इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया, 26 लाख के आसपास का। उसके बाद 2024 में वापस से इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का चार्ट है वो ऊपर गया है। और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये भी इंडस्ट्रीज के प्लेयर के हिसाब से ठीक ही कर रही है। ये 2 ईयर का देखें, 2022 और 2024 का अगर हम देखते हैं, ये दोनों ही ईयर का, तो ये कंपनी अच्छी कर रही है। बट 2023 पे अगर जाते हैं तो मुझे काफ़ी निगेटिव लगती है ये कंपनी। अब इसके प्रोज क्या हो सकते हैं, अगर हम इसको सब्सक्राइब करते हैं तो रेवेन्यू ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू बेस बना हुआ है। ये रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है, रिसाइकलिंग पेपर वाली इंडस्ट्री है, इसका ग्रोथ है। हम लोगों ने बाकी इसके जो कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, उससे भी कंपेयर करके देखा, वो लोग भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं मार्केट में। और रिकवरी ये 2023 के लॉस से जो इसकी रिकवरी है, ये बहुत ही ज़्यादा, एक तो प्रोज भी हो सकते हैं कि कंपनी अब अच्छा कर रही है, 2023 में अच्छा नहीं कर रही थी। लेकिन ये कंसर्निंग फैक्टर भी हो सकता है कि ये जो है कंसिस्टेंटली रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। ऐसा ऐसा मतलब बोल सकते हैं। और अगर हम देखें तो ग्रोथ तो है ही पैकिंग सेक्टर में। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखा है इन लोगों ने आईपीओ के लिए, एंट्री पॉइंट के लिए, तो ठीक है। एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहे हैं, ऑटोमेशन ला करके, ऑटोमेटेड फैसिलिटीज डाल करके। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। उसके साथ में रिस्क भी आएंगे सब्सक्राइब करने पे। तो रिस्क ये भी हो सकती है, रिस्क ये है कि लोअर प्रॉफिट मार्जिन है अपने बड़े प्लेयर्स के कंपटीशन में। और अगर रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाता है ढंग से, अगर हायर कॉस्ट पे रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर होती हैं, तो फिर इनके प्रॉफिट मार्जिन पे इफेक्ट पड़ेगा और वो इनके बैलेंस शीट पे दिखाई देगा फिर। और स्मॉलर मार्केट शेयर है कंपेरेटिवली बड़े प्लेयर्स के हिसाब से, जेके पेपर, इमामी पेपर मिल्स, इन सब के हिसाब से। बट एक ये भी है कि इनके पास बड़ा मार्केट है, अगर ये अच्छे से मैनेज करें तो काफ़ी इंडस्ट्री ग्रो कर सक मतलब काफ़ी ये कंपनी ग्रो कर सकती है। तो मैंने आपको बताया डिपेंडेंसी ऑन रॉ मटेरियल का कॉस्ट, कॉम्पिटिटिव मार्केट लैंडस्केप, ये सारी चीज़ें हैं। फ्यूचर ग्रोथ का पोटेंशियल काफ़ी है। ई कॉमर्स बिजनेस देख सकते हैं, वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। अभी जो चीज़ें कर रहे हैं उसके बाद और दूसरी चीज़ों के न्यू पैकिंग सॉल्यूशंस ला सकते हैं। और ये सस्टेनेबिलिटी पे फोकस है इनका। ग्रीन, तो अभी भी वो रिसाइकलिंग, इको फ्रेंडली, ग्रीन, ये सब चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट वगैरह का भी इनिशिएटिव्स है, उसपे सब्सिडीज मिल सकती है इसको। वो सारे फैक्टर्स हैं जो इसको हेल्प कर सकते हैं। और जो पैकिंग सेक्टर में डिमांड बढ़ा है, चाहे एफएमसीजी हो, फार्मास्यूटिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो कम नहीं होने वाला, वो बढ़ने ही वाला है। तो
कंक्लूजन क्या है कि हम इसको सब्सक्राइब करें या ना करें? अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो कि ये अपने फाइनेंशियल्स को अच्छे तरीके से यूज करके आगे जो इंडस्ट्री में और ग्रोथ ले सकती है, मार्केट को कैप्चर कर सकती है, नए पैकिंग मटेरियल्स बना सकती है, तो जरूर सब्सक्राइब करें। लेकिन कंसर्निंग ये है कि बड़े प्लेयर्स हैं जिनके प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हैं, जिन्होंने ज़्यादा मार्केट शेयर ऑलरेडी कैप्चर करके रखा हुआ है, प्लस इनका जो 2023 का परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं है। तो अपने हिसाब से देख कर, सोच कर, समझ कर डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट आईपीओ के साथ में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।